वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार पुनः आरएस एजुकेशन कैम वर्ल्ड वीडियो चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कवर किया गया था, आज यहाँ पे उसी से आगे का जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी था, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बेसिक डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में हमने देखा कि वहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में बेसिकली हमारा फोकस रहा है। एक चीज़ थी जिसको हमने मैटर के रूप में पिछले क्लास में पढ़ा, और दूसरा जो पार्ट था उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अब आज के क्लास में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो भी आपकी समझ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संबंध में, उसी समझ से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल में समझने में मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EMR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इसमें सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है कि आखिर ये रेडिएशन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे इस पे कि रेडिएशन क्या होता है, इसको आप कैसे लेते हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि जो रेडिएशन होते हैं, आपने एक तरीके से थर्मल रेडिएशन सुना होगा, या जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है इनके बारे में सुना होगा कि गामा रेडिएशंस होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये वास्तव में रेडिएशन किस चीज़ को कहा जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसमें जो रेडिएशन का मतलब होता है, ये एक तरीके की एनर्जी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम होती है, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे आप लोग कभी अंगीठी के बगल में खड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ से हीट जो है वो चल के आप तक आ रही होती है। तो चूँकि उसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से वो हीट जो है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन के माध्यम से होती हुई आप तक पहुँच रही होती है। यानी कि इस तरीके के जो थर्मल रेडिएशंस होते हैं, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो आपका रेडिएशन है, रेडिएशन को इस तरीके से अगर समझा जाए, इट इज़ ए ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो रेडिएशन मीन्स हो जाएगा आपका ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशन का जो बेसिक मीन होगा, इसको हम कह सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिएंट एनर्जी, या हम कह लें ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली मूव कर सके, और कई बार जैसे आपका मीडियम की ज़रूरत होती है, और कई बार एनर्जी जो है विदाउट मीडियम भी प्रोपोगेट करती है, यानी कि स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। तो रेडिएशन का इतना सा अर्थ होता है कि जो एनर्जी है मूवेबल फॉर्म, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम हो, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। सिंपल, ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, एक तरीके से किस रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म को अगर हम देखें तो इसको दो भागों में इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिको और दूसरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसके लिए हम बेसिक डेफिनेशन जो है वो कवर कर सकते हैं कि ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी हो और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी हो, यानी कि अ रेडिएशन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, रेडिएशन composed of electrical as well as magnetic components, ठीक है। तो ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट
पाए जाते हों उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कही जा सकती है, वो ये है कि अब अगर हम नॉर्मल किसी वेव के प्रोपेगेशन का ढंग देखें तो नॉर्मल वेव क्या है, या नॉर्मल रेडिएशन जो मूव करता है उसमें क्या होता है कि एक वेव का ट्रेवलिंग हम इस तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये किसी एक प्लेन में या एक ही तल में इस तरीके से अबव एंड बिलो जो है वो एक प्लेन पे ये चलते हुए दिखती हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो वहाँ पे एक और कंपोनेंट होता है, वहाँ पे ये दो वेव होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की होती है और एक आपका जो होता है वो मैग्नेटिक वेव कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन दोनों वेव का एक दूसरे के साथ पैचअप होके एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपका ट्रेवल करती हैं। सपोज दैट अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिकल वेव है वो इस तरीके से इस वर्टिकल प्लेन पे जा रही होगी, इसी तरह एक हॉरिजेंटल प्लेन भी होगा जहाँ से आपकी मैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करती हुई जाएगी। और ये दोनों, जैसे अगर इसका इलेक्ट्रिकल वेव हो गया, ये इलेक्ट्रिकल वेव कंपोनेंट, और दूसरा अगर इसकी बात करें तो ये मैग्नेटिक वेव हो जाएगी। ये दोनों वेव एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी। सपोज दैट ये यहाँ पे जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो परपेंडिकुलर होंगे। सपोज दैट अगर इलेक्ट्रिकल वेव इस तरीके से अप एंड डाउन जा रही है दूरी की तरफ, ठीक है, तो जो आपका मैग्नेटिक वेव होगा वो यहाँ से इस तरफ यूं करके जा रही होगी, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोपगेशन का तरीका होगा। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा कि इसकी जो अन्य कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जनरली कहा जाता है कि जो एटॉमिक ऑसिलेशंस होते हैं, एटम को ऑसिलेट करा के हम इनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरली एटॉम के अंदर जो ऑसिलेशंस होते हैं उसकी वजह से वहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसके प्रोपगेशन की बात करें तो जैसा हमने बताया था थर्मल रेडिएशंस होते हैं, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक तरीके से विदाउट मीडियम भी इजीली प्रोपोगेट करता है। ठीक है, मीडियम की इसको बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मीडियम वहाँ पे नहीं है किसी भी जगह पे वैक्यूम में, तो वहाँ पे भी ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर पाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैरेक्टराइज किया गया है मुख्यतया दो पैरामीटर्स के आधार पे। एक आपका फ्रीक्वेंसी है और दूसरा जो है वो आपका वेवलेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMR। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें सबसे पहले हम जो पैरामीटर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करने के लिए वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी जो अमाउंट है या जो उसके मैग्नीट्यूड को है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये वास्तव में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी का जो बेसिक डिफिनीशन है उसमें बताया गया है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है। प्रोपोगेशन के दौरान जो वो साइकिल्स बनाती है ट्रफ एंड क्रस्ट की, जैसे अगर हम एक सामान्य सी वेव ले लें तो उसमें जो उसकी साइकिल होती है वो इस तरीके से एक क्रेस्ट एंड ये ट्रफ के माध्यम से रहती है, और ये यहाँ से मूल बिंदु से चलती है और फिर वापस एक मूल बिंदु तक आती है। तो ये जो पूरा एक एरिया होता है, ये जो पूरा एक ट्रेवलिंग का एक साइकिल मेंटेनेंस होता है, यानी कि यहाँ से चल के फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाना, तो ये एक साइकिल बन जाती है। और इसी साइकिल को हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
कितनी साइकिल्स जो है वो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है, उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ए वेव पासिंग एट ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक पॉइंट से पास होती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। चाहे तो हम इसकी डिफिनीशन भी यहाँ से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया जा सकता है नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ए वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम, या हम उसको पर सेकेंड कह सकते हैं, इन पर सेकेंड टाइम। ठीक है, तो 1 सेकेंड टाइम के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो उस वेव की पास कर रही हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद बात करें इसके फार्मूलेशन की, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा से इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हम न्यू जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, सी जो होती है ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट लिया गया है, और जो लेमडा है ये आपका वेव लेंथ ऑफ जो भी रेडिएशन यूज हो रहा होगा उस वेव लेंथ, उसकी वेव लेंथ क्या है उसके बारे में ये रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी यूनिट के बारे में, तो जो इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स या हम पर सेकेंड, यानी साइकिल पर सेकेंड, उसी से इसको डिराइव किया गया है, साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी हर्ट्ज के रूप में जानी जाती है। हर्ट्ज का छोटा मात्रक है, इसी में अगर हम देखें तो मेगा हर्ट्ज यानी MHz से भी कई जगह पे ये फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आपका जो पैरामीटर यूज होता है उसको हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? तो वेव लेंथ, वेवलेंथ को हम लोग अमूमन लेमडा के नाम से जानते हैं, इसको लेमडा बोला जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ एक तरीके की, जैसे कि इसके टर्म में इंडिकेट किया गया है, लेंथ ऑफ ए वेव। ठीक है, तो वेव जो आपकी है एक आपका ट्रफ एंड एक क्रस्ट पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर करती है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे फिर से देखें कि एक वेव जो ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो एक लेंथ कही जाएगी वो हम यहाँ से इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ इसका हाफ और ये जो आपकी क्रेस्ट है इसका जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। या फिर हम एक साइकिल के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से साइकिल शुरू होती है और ये वापस जाके यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो इस डिस्टेंस को भी हम जो है वो वेवलेंथ की मेजरमेंट कह सकते हैं कि, और इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ के लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन कंप्लीटिंग देयर साइकिल। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है वह उसकी वेवलेंथ कहलाती है। इसकी कई डेफिनेशन बनती हैं, इसमें से ये होगी द डिस्टेंस
covered by a wave to complete their cycle। ठीक है, अपनी साइकिल को कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस वो कवर करती है वह उसका वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपका वेवलेंथ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दो ट्रफ की बात करें तो वहाँ का भी जो सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये आपका वेवलेंथ का होगा। ठीक है, और ये सभी तीनों चीज़ें, यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस, ये सभी आपकी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये आपका वेवलेंथ हो जाएगा। वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो उसमें आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो आपने फ्रीक्वेंसी का टर्म देखा है उसी में लेमडा इक्वल टू सी अपान न्यू भी कर सकते हैं। तो ये इसका वेवलेंथ का फार्मूला हो जाएगा। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट में ये आपका जो भी लेंथ के यूनिट्स रहते हैं, जनरली मीटर की बात करें तो मीटर में इसका यूनिट होता है। कई बार जो मिनिमम या जो मॉलिक्यूलर रेंज की जो लेंथ होती हैं उनके लिए हम एंगस्ट्रॉम का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर नैनोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी आपका जो कॉमन है स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन यूनिट्स का इस्तेमाल आप देखेंगे अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वेवलेंथ के लिए हो गया। ठीक है, यूनिट। इसके बाद बात करते हैं एक और करेक्टरिस्टिक पैरामीटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये डेराइव्ड है। डेराइव्ड मतलब कि इसका इस्तेमाल जो है वो कि इसको बनाया गया है इस आधार पे कि इसका इस्तेमाल हम करें। और ये पर्टिकुलर कुछ एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे यूप का IR वगैरह है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से। ठीक है, वेव नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से। तो इसका जो डिफिनीशन बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेव जो है वो आ सकता है। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो एक वेव के अंदर की उस 1 सेंटीमीटर लेंथ में आती हैं, उसी ही हम वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वेव कवर्ड, या आप कह लें 1 सेंटीमीटर वेव को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव आएंगी वह इसका वेव नंबर कहलाएगा। यानी कि नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू या पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव आ रही हैं वो आपका इसका रहता है। और इसको जनरली हम लोग न्यू बार होता है ये 1 लेमडा के बराबर इसकी वैल्यू होती है। यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, तो ये आपके 3 पैरामीटर्स हैं जिनका इस्तेमाल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम और पीछे जाएं और फिर से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अभी तक आपने उसकी डिफिनीशन को कवर किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। इसके बाद वो उसका जो प्रोपगेशन करने का ढंग है
उसको आपने कवर किया है कि किस तरीके से वो प्रोपोगेट करती है, जिसमें उसके जो दोनों कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहते हुए प्रोपोगेट करते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो एटॉमिक ऑसिलेशंस के थ्रू हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ। इसके बाद आपकी कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो आपने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और जो आपका वेव नंबर है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की है, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी चीज़ है जो अक्सर कई बार हमने देखी है कि कुछ छोटे बच्चों में या आप बीएससी के स्टूडेंट्स में भी इस तरीके का कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। ये जनरल सा है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बाहर से आते हैं और बोलते हैं, उनकी कॉमन टर्मिनोलॉजी यही होती है कि आज धूप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की थी। तो क्या ऐसा संभव है कि आप गर्मियों के दिनों की धूप और ठंडक के दिनों की धूप में फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर होता हो? नहीं। तो क्योंकि विजिबल जो लाइट है ये भी आपका एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और इसमें जो एक तरीके से इंटेंसिटी अफेक्ट करती है। इंटेंसिटी के अफेक्शन में आपका जो फ्रीक्वेंसी आप लोग जोड़ देते हैं वो उचित नहीं होता, क्योंकि जो विजिबल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और वो एक सर्टेन रेंज में हमेशा रहती है, चाहे वो कम मात्रा में आ रही हो या फिर ज़्यादा मात्रा में लग रही हो, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, सर्दी की दोपहर है, तो उसमें भी आपका उतनी ही फ्रीक्वेंसी की विजिबल रेंजेस आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं, मई जून में जा रहे हैं, वहाँ पे जो कड़ाके की धूप होती है उसमें भी वो फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है। तो जो कहने का तरीका है उसमें आप इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी की जगह या फ्रीक्वेंसी के सेंस में आप उसको यूज कर लेते हैं, जबकि इंटेंसिटी जो होती है किसी भी रेडिएशन की वो होता है नंबर ऑफ वेव्स फॉलिंग इन ए यूनिट एरिया। सपोज दैट अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है नंबर ऑफ वेव्स फॉलिंग इन ए यूनिट एरिया, ठीक है। तो बात आप इंटेंसिटी की कर रहे होते हैं लेकिन बोलते आप फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ये बहुत कॉमन सा है, हमने कई जगह कई बच्चों को देखा इस तरीके से यूज करते हुए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो विजिबल लाइट की फिक्स होती है। वो आप अगर बाहर हैं, एटमॉस्फेयर खुले में हैं, तभी भी जो सनलाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ठीक है। वो चाहे सर्दी की हो या फिर गर्मी की रहे। हाँ, इंटेंसिटी में ज़रूर परिवर्तन होता है। इंटेंसिटी में आपका ठंडक के दौरान हो सकता है कि एक यूनिट एरिया में, सपोज दैट अगर एक यूनिट एरिया बना लिया जाए इतना बड़ा, तो हो सकता है ठंडक में यहाँ पे मात्र जो है वो 30-40 वेव इस एरिया में गिर रही हों, और मई जून में जब देखेंगे तो हो सकता है इसमें जो है 90-95 के आसपास आ रही हूँ। तो इसलिए जब आप गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो आपको 95% आपकी जो विजिबल रेजेस हैं वो आपको कवर कर रही होती हैं। ठंडक में निकलते हैं तो 40% कर रहे होते हैं। तो इनमें एनर्जी कम आपको मिलती है, इनमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से आप परेशान होकर घर में घुस जाते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों ही टर्म अलग अलग हैं और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी एक तरीके से नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो एक सेकेंड में कितनी पास कर रही है कोई वेव, वो उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ वेव्स फॉलिंग इन ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर कितनी आ रही हैं वेव्स, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ों को बहुत ही सावधानी से समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक आप स्पेक्ट्रम के बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं। स्पेक्ट्रम एक तरीके से किसी भी वेव की जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। एक निश्चित
क्रम होता है, और उस क्रम में चाहे तो वह बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी के क्रम में अरेंज हो या फिर आपके घटते हुए फ्रीक्वेंसी क्रम में अरेंज हो। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, इट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, चाहे वो मिनिमम एनर्जी का हो या मिनिमम फ्रीक्वेंसी का हो या फिर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का हो, उसका जो अरेंजमेंट है एक क्रमागत या एक तरीके से फिक्स्ड ऑर्डरल टाइप का जो अरेंजमेंट है वो उसके स्पेक्ट्रम को बनाता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, तो जो विजिबल लाइट है जो सन से हमें प्राप्त होती है, ये भी आपका एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और इसकी भी एनर्जी जो भी है वो आपकी इतनी ऑप्टिमम रहती है कि आप इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। जो भी आपके यहाँ की जो क्लाइमेट है या जो भी आपका जो वेजिटेबल्स हैं या प्लांट्स हैं या फ्लोरा फुना है, वो उसको बर्दाश्त कर पाता है, उसकी एनर्जी। अब देखिए गर्मियों में अगर ज़्यादा मात्रा में आने लगती है जो उसकी वेव है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको वहाँ से हटना पड़ता है धूप से बचने के लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जैसा कि आपको पता होगा कि जो विजिबल लाइट है यानी वाइट लाइट, ठीक है, ये आपका 7 अलग अलग कलर की लाइट से मिलके बनी हुई है, और वो 7 अलग अलग कलर जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को दर्शाते हैं। और उसमें से अगर हम देखें, बात करें विजिबल रेंज के स्पेक्ट्रम की, तो विजिबल रेंज सपोज दैट यहाँ पे 740 nm से शुरू होती है और ये 450 nm तक जाती है। ठीक है, नैनोमीटर तक ये रेंज करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका पता है आपको, जो वाइट लाइट है, ये पूरी रेंज जो है वो आपकी वाइट लाइट की होती है। और इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे कम एनर्जी का जो प्रकाश होता है या जो लाइट होती है वो आपका रेड कलर की होती है। ठीक है, तो रेड, उसके बाद आपका अगर हम इस टर्मिनल पे देखें, सबसे ज़्यादा एनर्जी की लाइट जो होती है वो वायलेट होती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो PIB GUGY, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसका विजिबल रेंज बना सकते हैं। ये वायलेट के लिए हो जाएगा, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये इस तरीके से ढेर सारी लाइट्स हैं, और प्रत्येक कलर की जो लाइट है उसका जो एनर्जी वैल्यू है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी वेवलेंथ है वो एक फिक्स है। और अगर हम पैटर्न देखें हाई से लोअर की तरफ, तो इधर अगर हम रेड से वायलेट की तरफ जा रहे हैं तो ये एनर्जी बढ़ रही होगी, यानी फ्रीक्वेंसी इस रेडिएशन की बढ़ रही होगी। क्योंकि ये सभी हमको नेकेड आई से दिखाई देते हैं, इस वजह से इनको हम विजिबल रेंज में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें अलग अलग कलर की लाइट्स को उनके बढ़ते हुए या उनके घटती हुई फ्रीक्वेंसी के आधार पे हमने उनको अरेंज कर रखा है, इसी चीज़ को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब हो जाता है कि जो आपके दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश में यानी डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स जो आपके हैं, वो सभी एक घटते हुए फ्रीक्वेंसी के क्रम में या फिर बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के क्रम में अगर उनको अरेंज कर दिया जाए तो जो भी हमें एक पट्टी मिलेगी डिफरेंट कलर की, उसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और जो इंटरेक्शंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में, चूँकि मैटर का कंटेंट आप तक पहुंच चुका है और आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी कंटेंट आप तक पहुंचा है, तो इन दोनों को आप साथ में क्रमागत ढंग से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और जो भी दिक्कतें आएँ या आपको लग रहा है कुछ और सुधार हो सकता है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि ये सुविधा आप ही के लिए है और आप ही इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और जो भी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ये लेक्चर आपको एक के बाद एक आसानी से मिलते रहें। ठीक है, तो बेस्ट गुड लक फॉर दिस लेक्चर। अपना देखिएगा, पढ़िएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसके बाद जो इंटरेक्शंस बिटवीन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी है किस तरीके से एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। ओके।